हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विनीत शुक्ला और आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस की और पेपर सेकंड की हम बात करेंगे। मेंस का जो सिलेबस है मतलब प्री कम मेंस की प्रिपरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, इस पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और पेपर वन का जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पार्ट है मेंस प्रोस्पेक्टिव से और प्री के प्रोस्पेक्टिव से, ये दोनों मैं कवर कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर की यानी पेपर टू की। तो जो पेपर टू है हमारा वो भी 300 मार्क्स का होता है, जैसे पेपर वन हुआ था। पेपर वन में हमने डिस्कशन किया था ठीक उसी प्रकार से जो पेपर टू है वो भी 300 मार्क्स का होता है और वो 300 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी पार्ट ए पार्ट बी। तो जो पार्ट ए होता है वो आपका पॉलिटी बेस्ड हो जाता है और जो पार्ट टू होता है वो आपका इकोनॉमी बेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार की मार्किंग स्कीम रहती है, यानी पार्ट ए में भी आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 मार्कर होंगे। फिर आपसे मीडियम साइज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 वर्ड्स के होंगे, 5 मार्कर होंगे। और आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 11 मार्कर के होंगे और आपको 150 टू 200 वर्ड्स में उनको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। तो अब आप सिलेबस पे देखिए, यानी जो सेकंड पेपर है उसका पार्ट ए ये पूरी तरीके से पॉलिटी पे डेडिकेट किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पे, गवर्नेंस पे, पॉलिटी पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे। तो जो यूनिट वन है वो आपसे डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी हैं, यानी जो बेसिक बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक बैकबोन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है यानी स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोकपाल, लोक अदालत, ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट वन में है। और सेकेंड यूनिट में आप आ जाइए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, यानी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से रिलेटेड यूनिट टू में है। और फिर यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे कि एथनिसिटी, लैंग्वेज, जेंडर इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, वोटिंग बिहेवियर। आप अगर बुक की अगर बात करें जैसे एम लक्ष्मीकांत होगी, तो एम लक्ष्मीकांत में जो स्टार्टिंग से पोर्शन हम पढ़ते हैं उस बुक का, तो स्टार्टिंग में आप देखें कि जो एक्ट्स दिए गए हैं जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गए, ये सारे के सारे एक्ट हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गई, मगर जैसे ही आप लास्ट वाले उसके पोर्शन में पहुंचेंगे ना तो उसको हर कोई स्किप कर देता है, छोड़ देता है, पता नहीं क्यों पढ़ते नहीं है लोग। तो वो वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस प्रोस्पेक्टिव से। उसमें जो लास्ट के चैप्टर्स आपको मिलेंगे जैसे कि वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल पार्टीज, हर साल आपको 5 मार्कर में उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इवन 11 मार्कर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं, वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से। तो वो पोर्शन आपको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार का गवर्नेंस के साथ हो जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी यूनिट गवर्नेंस के लिए डेडिकेट की गई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज, गवर्नेंस, पॉलिटिकल थिंकर्स, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं से पूछी जाती है आपसे जो आचार्य चाणक्य पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाणक्य नीति पे, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ चाणक्य, तो वो सारे के सारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो वो सारे के सारे यहीं से रिलेटेड होते थे। यानी जो पोर्शन है पॉलिटिकल सिस्टम का, यानी बेसिक बैकबोन की जो बात की गई है वो यही है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। स्किप करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे तो आप अपने मार्क्स को स्किप कर रहे हैं और मेंस में ऐसा आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं ऑलरेडी वो प्री क्वालिफाई करके मेंस देने जा रहे हैं, यानी वो सारे के सारे अपने आप में सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी 360 डिग्री हर सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है उनकी। और वहाँ पे अगर आप ये सोचे कि मैं क्वेश्चन छोड़ के चला आऊँ, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, तब आप प्रॉब्लम में हैं। प्री में एक आध बार हम मान लेते हैं, क्योंकि प्री में हम जैसे मान लिया कि 160 बेंचमार्क है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है 160 नंबर से 80 क्वेश्चन से। मगर मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में आप ऐसे कोई बेंचमार्क नहीं सेट कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके आया हो और जो चीज़ें आपसे बन चुकी हैं वो ऑलरेडी उस स्टूडेंट से भी बन चुकी होंगी। क्योंकि ये हम अज्यूम करके चलते हैं जो हमसे बन रहा है ना वो सबसे बन रहा है, जो हमसे नहीं बन रहा है वो सबसे नहीं बन रहा है, ये भी फैक्ट है। बट
कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे जिनसे वो चीज़ें बन जाती हैं, और वो वही स्टूडेंट होते हैं जो एक सब्जेक्ट को पूरे तरीके से 360 डिग्री कंप्लीट करके चलते हैं, 2 बार 4 बार 10 बार रिवाइज करके चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ख़त्म करके जाते हैं, और फिर वो टेस्ट सीरीज में जाते हैं। यानी आपको पहले सब्जेक्ट खत्म करना है, 360 डिग्री सिलेबस खत्म करना है, अच्छे से PYQ लगाने हैं, फिर आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है। तो अब सिलेबस पे आ जाइए। तो सिलेबस में यूनिट 1 मैंने आपको बताया पॉलिटिकल सिस्टम पे है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, फेडरल और स्टेट पे, ये सारे के सारे सिस्टम पे। सेकंड यूनिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं उस पे है, प्लस वोटिंग बिहेवियर, एथनिसिटी, लैंग्वेज, जेंडर, इन सब चीज़ों पे। यूनिट 3 जो है ना वो पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नमेंट, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए गए थे। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जिन लीडर्स ने गलती करके रखी थी, अनशंट लॉ बना के रखा था, उसमें जो आपको अपग्रेड की ज़रूरत थी। लॉ तो ठीक ही होते हैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे हो सकता है उस लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही हो, तो इसलिए वो लॉ उस टाइम पे बनाया गया था। अब के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ये लॉ अनशंट था, बट उस टाइम पे हो सकता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही हो। तो जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है उस पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, और वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही किए गए कि अब हमें इस तरह के लॉस की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ये चेंजेस की ज़रूरत है, यहाँ हमें ऐसा स्ट्रक्चर रिफ्रेम करना है। तो इस वजह से 74th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे किए गए। सो जो यूनिट 3rd है इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा, राइट्स आ जाएगा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी की सारी चीज़ें मेंस प्रोस्पेक्टिव से आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो यूनिट 3rd में ये चीज़ें हैं। अब यूनिट 4th आपके लिए एक, आप ये कहिए कि प्लस पॉइंट इन्होंने दे दिया है। यानी यूनिट 4 जो है वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पे है। आचार्य कौटिल्य हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, ये सारे के सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, और इनमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनकी अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि राइट समथिंग अबाउट महात्मा गांधी, है ना, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के बारे में ऐसा बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आपसे पूछेंगे क्या, राइट द बेसिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का जो तलिस्मा है वो आपसे ये पूछेंगे, है ना। महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस पॉलिसी थी वो आपसे पूछेंगे, 5 मार्कर पे पूछ लेंगे कि व्हाट वाज द नॉन वायलेंस पॉलिसी ऑफ महात्मा गांधी, ये आपसे पूछ लेंगे। महात्मा गांधी गेव एम्फेसिस फॉर द रूरल डेवलपमेंट, वाई, 5 मार्कर में आपसे पूछ लेंगे। तो ये हो गई कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, यानी जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, और जो पंचायती राज डेवलपमेंट है वो लाया क्यों गया था, कैसे काम करता है, कितना टायर में डिवाइड किया गया है, वो गांव के डेवलपमेंट में, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाने में, वहाँ के विकास करने में, वहाँ के लॉ को मेंटेन करने में कैसे मदद करती है। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जो इन यूनिट्स में यहाँ पे लिखा गया है सीधे सीधे वो आपको यहीं से बनेगा। और जो यूनिट 4 है, ये यूनिट 4 में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ये उसी पे डेडिकेटेड है। यानी जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स हैं आपको उनमें ज़्यादा फोकस करने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो प्रिंसिपल थे, जो रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया था स्टेट्स का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो BR अम्बेडकर का क्या प्रिंसिपल था, क्या सोच थी कि उन्होंने दलित्स के लिए, उन्होंने लोअर कैटेगरीज के लिए, उन्होंने रिजर्व कैटेगरी की डिमांड की थी। वो हमेशा उसके पीछे क्यों जाते थे, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो कैटेगरी पर्टिकुलरली इन चीज़ों के लिए डिजर्विंग थी, उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत पिछड़े थे। एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, सोशल स्टिग्मा की अगर हम बात करें, इन सब चीज़ों में वो बहुत पीछे थे। तो उस समय पे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी। तो ये बहुत ही ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। इन्होंने उस टाइम पे एक विजन रखा, एक सोच रखी, और उस सोच के तहत काम किया गया। और आज देखिए सोसाइटी की सोशल अपलिफ्टमेंट में काम किया जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स बनती हैं। मगर स्टार्टिंग में ही अगर ये लाते ही नहीं ये सारी चीज़ें तो कैसे काम होता, वो उन लोगों की अपलिफ्टमेंट कैसे होती। तो इन पॉलिटिकल थिंकर्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको आप पकड़ के चलेंगे, प्लस उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आप उनके बारे में भी जानिए कि ये पैदा कहाँ हुए थे, ये कहाँ कहाँ रहे हैं, किस किस स्टेट में ये गए हैं। जैसे गांधी जी ने जो बहुत सारे मूवमेंट्स किए हैं, डांडी मार्च हो गया, सॉल्ट मार्च हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत सारे हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं इनके कितने सारे इन्होंने
चेंजेस लाए, और बी आर अम्बेडकर के बारे में, सब हर किसी के बारे में, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपको सिर्फ उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़नी है, आपको उनका बेसिक प्रिंसिपल भी पढ़ना है कि उन्होंने क्या काम किया है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपसे डायरेक्ट। अब मैं बात कर रहा था आपसे गवर्नेंस की, तो जो यूनिट 5 है ना, वो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं गवर्नेंस का पार्ट है ना। गवर्नेंस का पार्ट यानी मीनिंग एंड नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप गुड गवर्नेंस भी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिख जाएगा, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिख जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिख जाएगा, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप एंड एरिया, कंट्रोल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये सारी की सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और ये गवर्नेंस का पार्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ख़त्म करनी है। अब इन पे जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, यहाँ पे भी आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स, 150 नंबर की इनकी मार्किंग स्कीम रहेगी, यानी पॉलिटी वाले सेक्शन की पार्ट ए की, पेपर 2 पार्ट ए है ना, सेकेंड पेपर में पार्ट ए पॉलिटी पे जो बेस्ड है। तो पॉलिटी पे 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब पेपर रहेगा 150 नंबर का, और वो 150 नंबर डिवाइडेड रहेंगे अलग अलग यूनिट्स पे, 5 यूनिट पे, हर यूनिट पे 30-30 नंबर, और 30-30 में भी एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर 150 to 200 वर्ड्स का, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मीडियम साइज के, जिसको आपको 50 वर्ड्स पे आंसर करना होगा। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 हो गए। और ठीक इसी प्रकार से हर यूनिट से पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 15 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करने होंगे, और वो 3 नंबर के रहेंगे। तो ये हो गई मार्किंग स्कीम है ना, जैसे दूसरे पेपर में थी ठीक उसी प्रकार से इसमें भी रहेगी। तो ये हो गई पॉलिटी की बात, यानी पेपर सेकंड में पार्ट ए। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी में, यानी पेपर 2 का पार्ट बी। तो पेपर 2 का जो पार्ट बी है, उसको भी हम इकोनॉमी और सोशोलॉजी में 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मैं क्या डिवाइड कर लेता हूँ, सिलेबस डिवाइड करता है, तो मैं बस सेग्रीगेशन करके आपको बता रहा हूँ, चीज़ें पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। तो यूनिट जो 1 है इसका, ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे बात करता है, यानी इश्यूज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हो गए, इंडस्ट्रीज हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हो गया, यानी बेसिक जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई वगैरह हो गया, टैक्सेशन की पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट में, कैसे चलता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में मदद करेगा, कैसे पॉवर्टी की अपलिफ्टमेंट में, यानी पॉवर्टी से हम अबव पॉवर्टी लाइन पे आ जाएं, हम पॉवर्टी से उठ के एक डेवलपमेंट स्टेट की तरफ बढ़ें, उन चीज़ों को हम कैसे डील करेंगे, वहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, और जो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट आपसे मार्केट का स्ट्रक्चर हो, वो भी पूछा जाएगा, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हो गवर्नमेंट की, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, किसको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, किससे हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपसे यूनिट 1 में पूछी जाएंगी। और इसका भी मार्किंग स्कीम वही रहेगा, 30 मार्क्स पर यूनिट, यानी यूनिट 1 आपको 30 नंबर की आएगी। अब यूनिट 2 पे हम बात कर लेते हैं। तो ये डेडिकेट की गई है मध्य प्रदेश को, यानी मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे, है ना। एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश का कैसा है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसी हैं, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे कैसी हैं, वेलफेयर स्कीम्स कैसी हैं, कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम ऑलरेडी चल रही हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में क्या है, कैसा है, डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश कैसा है ना, यानी अलग अलग रीजन, डेमोग्राफिक सिनेरियो मतलब अलग अलग रीजन। अब डेमोग्राफिक सिनेरियो इन द सेंस कि जैसे धार वाला रीजन हो गया, इंदौर वाला रीजन हो गया, ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएगी, है ना। तो डेमोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी होगी। लोग इंदौर अगर जाते हैं तो जॉब करने के लिए, तो वो पीथमपुर धार वाले एरिया में ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी खासी देखी जाती है। ठीक उसी का ऑपोजिट हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, जो रीवा, सतना, शहडोल, सीधी वाला एरिया है, खास करके सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, वो नीचे वाला पोर्शन, वहाँ पे आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर का वहाँ पे
हमें वैकेंट दिखाई देता है, यानी पूरी तरीके से खाली दिखाई देता है। माइनिंग पे, कोल पे, कॉपर पे वहाँ काम हो रहा है, मगर प्रॉपर जो इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, बेसिक इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन, स्टील या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी सर्विस सेक्टर, तो ये सेक्टर वहाँ पे नहीं है। और मध्य प्रदेश के दूसरे रीजन में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में ये चीज़ें हैं। तो अब इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं डिवीजन, है ना, डेमोग्राफिक डिवीजन। तो ये यही चीज़ है, और ये हमको तब समझ में आएगी जब हम अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को, जैसे इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इकोनॉमी में भी हम दो सेक्टर्स में इसको बांट सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कि आपको माइक्रो वाले पार्ट में मिल जाएगा, जैसे जीडीपी वगैरह हो गया, जीडीपी, जीएनपी। अब जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है? जीडीपी हो गया कि आपके जो देश का, जो आपके कंट्री का जो एरिया है, उस पे जो डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो आपके देश के लोग कर रहे हो या फॉरेन एंटिटी कर रही हो, है ना, फॉरेन की कोई इंडस्ट्री सेटअप है अपने इंडिया में, और वो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कोई डेवलपमेंट कर रही है, तो वो जीडीपी में काउंट होगी। और जीएनपी की अगर हम बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो जीएनपी में होता क्या है कि जो हमारे नेशनल्स होते हैं, जो हमारे सिटीजन होते हैं, जो भारत के लोग होते हैं, चाहे वो फॉरेन में ही क्यों ना रह रहे हो, वहाँ से अगर वो पैसे कमा रहे हैं, वहाँ से वो पैसे भेज रहे हैं, हमारे देश में वो पैसा आ रहा है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं डेवलपमेंट में, सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, तो वो पैसा हमारे सिटीजन्स के द्वारा अर्न किया गया है, तो वो काउंट होगा जीएनपी में, है ना। जीएनपी में, जीएनपी जीडीपी में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ के ही समझ में आएंगे, है ना। और जैसे मैं मैक्रो की बात करूं, तो मैक्रो में जैसे डिमांड सप्लाई वाला पोर्शन आ जाता है। बेसिकली एग्रीकल्चर में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगी। एग्रीकल्चर में आप देखें कि जैसे ही क्रॉप्स कट के आती हैं, मतलब हार्वेस्टिंग हो गई, है ना, हार्वेस्टिंग हो गई, कटाई वटाई हो गई, अब वहाँ से ग्रेन आया, मंडी तक पहुँच गया। जैसे ही मंडी में पहुँचा, यानी कि सप्लाई बढ़ गई, और जैसे ही सप्लाई बढ़ी तो ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाते हैं। तो जो हम फार्मर्स के लिए जो एक नेगेटिव टर्म यूज़ किया करते हैं कि फार्मर्स बेचारे हालात के मारे हैं, मौसम के मारे हैं, इकोनॉमी के मारे हैं, महंगाई के मारे हैं, तो वो इसी वजह से होता है। तो ये आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगा? ये आपको पढ़ने को मिलेगा इसी सब्जेक्ट में, इकोनॉमी में, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो आर्थिक डेवलपमेंट है, आर्थिक प्रगति है, वो किस प्रकार से होगी, कैसे इंडस्ट्रीज, कैसे एमएसएमई, कैसे माइक्रो माइक्रो इंडस्ट्रीज, कैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज हेल्प करेंगी डेवलपमेंट में। जैसे बेसिक इंडस्ट्री हो गई, या बेसिक इंडस्ट्री यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। जहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ पे लोहा और स्टील बनेगा। अब वो लोहा और स्टील काम क्या आएगा? हम रॉड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। उस लोहे को हम गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं। जो स्टील बना है, स्टील को हम गाड़ियों के ऊपर शीट बना के यूज़ कर सकते हैं। उस इसलिए इन इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री भी एक बेसिक इंडस्ट्री है। सीमेंट को हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस में, रोड के कनेक्टिविटी के, रोड रोड बनती है, कनेक्टिविटी होती है, डेवलपमेंट आती है, लोग बाग इन्वेस्टमेंट लाते हैं। बिना कनेक्टिविटी के डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है, चाहे वो कोई भी प्रकार की हो। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है इसी सब्जेक्ट में, इकोनॉमी में। और ये जो हम चीज़ें, जो मैं आपको टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ही बनेगी। यानी अगर आपसे अच्छे से इकोनॉमी बनती है, आप तभी इस प्रकार से इन चीज़ों को सेग्रीगेट कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझ पाएंगे। क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पे, तो आप बड़े अच्छे से इन चीज़ों को वहाँ कोट करेंगे कि बेसिक इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वो प्रोडक्ट उठेंगे, और हमारे जो एलाइड सेक्टर हैं उस पे जाके लगेंगे, और वहाँ लगने से डेवलपमेंट होगी इन द सेंस कि वहाँ काम आएगा, रोजगार आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, उसको वो खर्च करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी टैक्सेशन की पॉलिसी बनाने में आसानी होगी। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इसी इकोनॉमी सब्जेक्ट की वजह से, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तब आपसे ये चीज़ें बहुत आसानी से बनने लगेगी। और वही आपका जो पेपर 2 है उसका पार्ट बी कहता है, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एचआरडी में ह्यूमंस की डेवलपमेंट पे भी बात किया जाता है, और जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं वेलफेयर के,
उस पे भी बात की जाती है। यानी अब जब बेसिक डेवलपमेंट की बात होगी तो एजुकेशन हो गया, क्वालिटी ऑफ हायर लिविंग हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो गई, मेडिकल एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं। अब डेवलपमेंट की बात अगर करें तो डेवलपमेंट सिर्फ रोड, बिजली, पानी से नहीं होता है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, आप कितने फिट हैं, आप जितने फिट रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, तो ऑलरेडी वो डेवलपमेंट का पार्ट है। बीमार नहीं होंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी आपकी, पढ़ पाएंगे आप ज़्यादा अच्छे से अगर आप फिजिकली फिट है। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, उसी प्रकार से मेंटल डेवलपमेंट, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आप अच्छे से सोच पा रहे हैं कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी कैसी है। तो ये इसी का पार्ट है ना? इससे बेसिकली ये बीएमआई पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स वगैरह पे, वो जो चीज़ें ये पूछते हैं ना, वो यहीं से पूछते हैं, यूनिट थर्ड से। तो यूनिट थर्ड आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के आएंगे। अब हम अगले यूनिट पे आ जाते हैं, वो है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में यहाँ पे जो एलिमेंट्री सिस्टम है, यानी एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मोनी और कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर, फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड राइचुअल्स, आश्रम का जो सिस्टम है, पुरुषार्थ है, और रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, सोसाइटी के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेथड्स ऑफ मैरिज हो गया, किनशिप हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप अगर जनरली अगर आप यूपीएससी के सिलेबस में देखेंगे तो वो लोग इन चीज़ों को इंडियन सोसाइटी में मेंशन कर देते हैं। यानी किनशिप वगैरह, मैरिज के सिस्टम जो हैं, ये सारी चीज़ें, सिविल लॉस जो हैं, ये सब चीज़ आती हैं आपके इंडियन सोसाइटी में। तो वहाँ का ये पोर्शन है। मगर एमपीपीएससी में ये आपसे पूछ रहे हैं, मतलब ये इन्होंने बहुत ही सोच समझ के बहुत अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया है। यानी जो ब्यूरोक्रेट्स बन के निकले उनके पास ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि डेवलपमेंट करनी है तो एथनिसिटी के बेसिस पे आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे, मैरिज के लॉ कैसे बनाएंगे, जहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज लॉ, उसको आप कैसे फॉलो करवाएंगे, लोगों के अंदर से जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसको आप कैसे बाहर निकालेंगे। तो उस पे ये सब्जेक्ट बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर पे पूछा जाता है। अब आखिरी पे आ जाते हैं तो वो है यूनिट 5, वो भी 30 नंबर की पूछी जाएगी। यहाँ पे अच्छा हाँ, अब आप सब्जेक्ट की बात करें कि ये कौन सा सब्जेक्ट था, तो इंडियन सोसाइटी और सोशोलॉजी, ये वाला पार्ट था। सोशोलॉजी के भी यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उन पे ये बेस्ड है। अब लिख दिया है इन्होंने, बाकी ये मिक्स्ड है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना? ये कुछ इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, बाकी सब्जेक्ट ये बेसिक सोशोलॉजी है। अब यूनिट 5 पे आ जाइए। यूनिट 5 जो है वो पॉपुलेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ एजुकेशन, एम्पावरमेंट, फैमिली वेलफेयर, इन सब चीज़ों पे है ना? वुमेन एजुकेशन, वुमेन की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है। अब एज अ ब्यूरोक्रेट आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं, आप ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी है वो आए, और जेंडर इक्वालिटी में भी फीमेल्स टू मेल का रेशियो में फीमेल्स का रेशियो बढ़े। उसके साथ साथ वहाँ निमोनिया की कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी हेल्थ का सिस्टम आप इतने अच्छे से वहाँ मेंटेन कर पाएँ, वेलफेयर स्कीम्स ऐसी बना पाएँ कि वहाँ चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो हों, वहाँ के लोगों का जो हेल्थ डिटेरिएट हो रहा है, कम हो रहा है, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, मलेरिया पे आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 भी 30 नंबर की है, आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उसके साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया है, तो ये दोनों दोनों के दोनों पोर्शन आपके पेपर सेकंड के हैं। पेपर सेकंड में पार्ट ए इकोनॉमी पॉलिटी वाला पार्ट, और पार्ट बी यानी पेपर 2 में ही सेकंड वाला पार्ट यानी बी वाला सेक्शन, वो है इकोनॉमी और सोशोलॉजी वाला। तो वो हो गया। अब आप रेफरेंस की बात करेंगे कि हम कौन सा पढ़ें, क्या पढ़ें, तो देखिए इसमें मुझे किताब दिखाने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली पॉलिटी में, क्योंकि हर किसी को पता होगा। एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डी डी बसु करके भी एक बुक आती है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। डी डी बसु की एक खासियत है, वो देखो जो सब्जेक्ट्स हैं आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से और सेक्शन वाइज से, जो पोर्शन आपको जहाँ से उठा के पढ़ना हो वहाँ से पढ़ लीजिए। और एक होता है सिस्टमैटिक यानी लाइन से, यानी अब जैसे पॉलिटी बनी, यानी फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का बोरोइंग हमने कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए, फिर गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया, जुडिशरी हो गया, और जुडिशरी के साथ साथ गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके साथ साथ आपका वोटिंग बिहेवियर वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में, तो जो क्रोनोलॉजी में पढ़ने का तरीका होता है वो बहुत अच्छे से डी डी बसु में दिया हुआ है। डी डी बसु थोड़ी सी पतली बुक है, तो आप वो लेना चाहे वो ले लीजिए, चाहे आप
पॉलिटी की जो सबसे फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत, वो लेना चाहें वो ले लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। दोनों की दोनों बुक अच्छी हैं और एम लक्ष्मीकांत तो खास करके प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करती है। अब बात करते हैं इकोनॉमी वाले पोर्शन की। तो इकोनॉमी के लिए मैं जहाँ से पढ़ा था वो था रमेश सिंह। तो रमेश सिंह आप प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो बुक रखी है कि नहीं, अगर रखी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे रखी होनी चाहिए क्योंकि पेपर से मैं देख रहा था, बट वेरी सॉरी अभी तो यहाँ मुझे देख नहीं रही है। चलिए मैं पिन कर दूंगा, आपको पिन कर दूंगा यहाँ पे, एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप उससे देख लीजिएगा। रमेश सिंह भी अच्छी बुक है। बाकी आप एनसीईआरटीज़ को फॉलो कर सकते हैं, हालांकि इतना टाइम बचा नहीं है कि एनसीईआरटीज़ पे आप अभी जाएं, बट स्टिल टाइम है। बोलते हैं ना कि अगर मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एनसीईआरटीज़ भी अभी से उठा सकते हैं। तो एनसीईआरटीज़ भी आप उठा लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। आप स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, नाम भी बता दिया मैंने, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, सोशोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की जो किताबें आती हैं आप डाउनलोड कर लीजिए, खरीदिए भी मत, डाउनलोड कर लीजिए, खरीदना हो खरीद भी लीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। उसमें प्रॉपर इंडियन सोसाइटी, किनशिप, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने किनशिप मेंशन नहीं किया है इस सिलेबस में, मगर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, तो ये वाला यानी यूनिट 4 का जो ये पोर्शन है, रिलीजन हो गया, इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी, मैरिज का सिस्टम हो गया, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इंडियन सोसाइटी में आता है। और इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट सोशोलॉजी में की किताबों में आपको मिल जाएगा, इंडियन एनसीईआरटीज़ में, इंडियन बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की किताबों में। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चाहे आप किताबों से पढ़िए, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़िए, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़िए, आपकी मर्जी है। पढ़ना ऐसे ही है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज सब्जेक्ट खत्म करना है 1 महीने में। ठीक उसी प्रकार से 1 महीने आप दीजिए, 6-6 घंटे आप पॉलिटी को डेडिकेट कर दीजिए, 6 घंटे आप इकोनॉमी और सोशोलॉजी को डेडिकेट कर दीजिए। और 1 महीने के अंदर यानी 30 डेज में आप 6 घंटे पॉलिटी पढ़ पढ़ के महीने भर में उसको खत्म कर लीजिए। और जैसे जैसे कुछ कुछ सेक्शन खत्म करते जाएं, आप एमसीक्यू लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, आंसर लिखिए, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, कभी कभी हफ्ते में एक दिन आप 11 मार्कर लिख लीजिए, डेली आप 3 मार्कर लिख लीजिए। 3 मार्कर वाला आपको एमसीक्यू में भी काम कर जाएगा, यानी प्रीलिम्स के पेपर में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको प्री कम मेंस है, यानी अगर आप मेंस ख़त्म कर लेंगे तो प्री अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। पेपर के 1 महीने पहले, पेपर के 45 दिन पहले, पेपर के 2 महीने पहले, 50 दिन पहले आप एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और सिलेबस उठा के प्री का उठा लीजिए। आपने अगर मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन की है तो प्री आपका निकल जाएगा, नहीं रुकेगा। तो ये था आपका ये थी आपके लिए स्ट्रैटेजी पेपर 2 का पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इस पे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, आपके क्या व्यूज़ हैं इसमें, आप कैसे पढ़ते थे, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, आपको किताबें ज़्यादा अच्छी लगती है, वीडियो वाला सेक्शन आपको अच्छा लगता है, आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते हैं, जहाँ कहीं से पढ़ना हो वहीं से पढ़िए। आपका कंफर्ट लेवल है, आपसे आंसर लिखते बन रहा है, आपका काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, है ना। किसी का कोई ज़्यादा ज्ञान मान लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक लगे तो देखिए, नहीं तो इट्स ओके। सो ये था वीडियो इस पे। तो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी कमेंट्स में बताइएगा आपको और कैसे वीडियोस चाहिए। बाकी पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं, मेंस के पीवाईक्यू के लिए बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने इस पे नहीं बताया। बाकी आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे तो पॉलिटी और इकोनॉमी के दोनों के मैं पीवाईक्यू ले आऊँगा, बताऊँगा कौन से सेक्शन से ज़्यादा पूछा गया, कौन से कम पूछा गया, कौन से क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। मेंस की खासियत है बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बेहद ज़्यादा। आप अकेले पीवाईक्यू लगा के चले जाइए, हर सब्जेक्ट में आपको 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट मिल जाएंगे, इवन 11 मार्कर रिपीट मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल पीवाईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और यू आर डन विद इट, हो जाएगा काम। तो ये था वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बाकी अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।